हर चुनाव, चाहे जीत हो या हार, अपने अंदर एक कहानी समेटे होता है। एक कहानी जो आंकड़ों में, लोगों की उम्मीदों में और ज़मीनी हकीकत में छिपी होती है। आज हम यहाँ सिर्फ हार जीत की बात करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ एक सिस्टम का, एक व्यवस्था का पोस्टमार्टम करने आए हैं, ताकि बिलथारा रोड 2027 के लिए एक ठोस और कारगर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। एक नंबर, सिर्फ एक नंबर इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। 16.5%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 2022 में हार और जीत के बीच की खाई थी, और यही 2027 के लिए वो पहाड़ है जिस पर चढ़ाई करनी है। इस एक संख्या में ही चुनौती है और इसी में अवसर भी छिपा है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बेलथारा रोड की इस पहेली को समझेंगे, फिर वहां की राजनीतिक जमीन की हकीकत जानेंगे, 2022 के नतीजों की चीर-फाड़ करेंगे, चुनावी रणनीति के 4 अहम चेहरों को परखेंगे और फिर 2027 के लिए जीत का एक एक्शन प्लान बनाएंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि चुनाव से शासन तक का सफर कैसे विश्वास पर टिका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेलथारा रोड की इस पहेली को सुलझाने की पहली शर्त है कि हम इसे भावनाओं से नहीं बल्कि गणित के नजरिए से देखें। हर चुनावी चुनौती एक गणितीय समस्या की तरह ही होती है, और अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, जो कि आंकड़ों में ही छिपा है। अब जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। कुल मतदाता लगभग 3.60 लाख, लेकिन वोट डालने आए सिर्फ 55%। इसका सीधा मतलब है कि एक बड़ा तबका या तो उदासीन था या निराश। समाजवादी पार्टी को लगभग 35% वोट मिले, जबकि बीजेपी को करीब 52%। गणित साफ है, जीत के लिए कम से कम 8% वोटों का स्विंग चाहिए। यही वो लक्ष्य है जिसे साधना है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सियासत सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये तो बस सतह की बात हुई। असली कहानी तो जमीन के नीचे, लोगों की जड़ों में, उनके सामाजिक ताने बाने और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों में छिपी होती है। तो चलिए अब बेलथरा रोड की राजनीतिक मिट्टी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेलथारा रोड का जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें कुछ समुदाय बेहद अहम हैं। राजभर, यादव, चौहान और अनुसूचित जाति, यही वो स्तंभ हैं जिन पर जीत की इमारत खड़ी होती है। 2022 में कहीं ना कहीं ये सामाजिक समीकरण गड़बड़ा गया, ये संतुलन बिगड़ गया। 2027 में इसे फिर से साधना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो लोगों को परेशानी क्या है, उनकी असल दिक्कतें क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वो टूटे हुए वादे हैं जो हर दिन छुपते हैं। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, सड़कें खराब है, जीतने के बाद विधायक मिलते नहीं, दलित बस्तियों में पानी भर जाता है, आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं और बाढ़ वाले इलाकों को कोई पूछता नहीं। ये वो संघर्ष हैं जो व्यवस्था पर से भरोसा कम करते हैं। और जब हम इन शिकायतों की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि इन्हें सुनना सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत और जिम्मेदारी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे सुनने के लिए खुला दिमाग, इसी से एक स्वस्थ लोकतंत्र बनता है, जहां हर बात को, हर इंसान को इज्जत मिलती है। 2022 में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, उसकी जड़ें पिछले 1 दशक में हुए बदलावों में हैं। इसलिए उस नतीजे को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और पिछले 10 साल के ट्रेंड्स को देखना होगा। चलिए इस नतीजे की एनाटॉमी को समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 2012 में समाजवादी पार्टी कहाँ थी और बीजेपी कहाँ, और फिर देखिए कि अगले 10 साल में तस्वीर कैसे पूरी तरह से पलट गई। बीजेपी का वोट शेयर 20% से ज्यादा बढ़ गया, जबकि सपा और बीजेपी के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती चली गई। तो आखिर हुआ क्या 2022 में? इसके 4 बड़े कारण थे। पहला, बीजेपी ने राजभर और गैर यादव ओबीसी वोटों का एक नया और सफल सामाजिक गठबंधन बना लिया। दूसरा, सपा के कोर वोटर, खासकर युवा दलित और चौहान वोटर, उस उत्साह से वोट देने नहीं निकले। तीसरा, महिला मतदाताओं का झुकाव थोड़ा सा बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा। और चौथा और सबसे अहम, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो गुस्सा था वो एक संगठित वोट में नहीं बदल पाया। किसी भी चुनावी लड़ाई को समझने का एक बेहतरीन तरीका है, हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। मतलब हर पॉलिटिकल मशीन को 4 अलग-अलग चेहरों से देखा जाए। चुनावी चेहरा, संगठनात्मक चेहरा, नैरेटिव का चेहरा और संसाधन का चेहरा। पहला चेहरा चुनावी, सीधा सा गणित है। समाजवादी पार्टी के लिए जीत का फॉर्मूला क्या है? राजभर,
अनुसूचित जाति और यादव, इन तीनों को एक मजबूत त्रिकोण में एक साथ लाना। जब तक ये त्रिकोण मजबूती से नहीं बनता, बीजेपी को बिखरे हुए विपक्ष का फायदा मिलता रहेगा। दूसरा चेहरा, संगठनात्मक यानी संगठन। चुनाव हवा में नहीं, बूथ पर जीते और हारे जाते हैं। और यहाँ खासकर देही इलाकों में सपा के बूथ मैनेजमेंट में थोड़ी कमजोरी दिखती है। हर बूथ पर एक मजबूत, समर्पित टीम का होना बहुत जरूरी है। तीसरा चेहरा है नैरेटिव यानी कहानी। बीजेपी एक बड़ी कहानी सुनाती है, विकास की, कल्याणकारी योजनाओं की। इसका जवाब एक और बड़ी कहानी से नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब जमीन से जुड़ी छोटी छोटी सच्ची कहानियों से देना होगा। गांव के उस नौजवान की कहानी से जो रोजगार के लिए शहर चला गया। और चौथा चेहरा संसाधन। बीजेपी के पास एक पूरा सिस्टम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का जाल, जमीन पर काम करने वाले विस्तारक और सरकारी फंड। ये एक इंटीग्रेटेड मशीन है। इसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना काफी नहीं है, बल्कि एक समानांतर ग्रासरूट डिजिटल नेटवर्क खड़ा करना होगा। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। अंदरूनी तौर पर पार्टी में निष्ठा तो है, लेकिन बूथ स्तर पर संगठन और तकनीक कमजोर हैं। और बाहर का माहौल और भी चुनौतीपूर्ण है, जहां बीजेपी का सामाजिक और डिजिटल दोनों नेटवर्क पर कंट्रोल है, और साथ ही युवाओं का पलायन जैसी बड़ी सामाजिक सच्चाइयां भी हैं। चलिए, अब तक हमने समस्या को समझा, उसके कारणों की पड़ताल की। अब आते हैं समाधान पर। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, बल्कि 2027 के लिए एक प्रैक्टिकल, एक एक्शन में लाने लायक रोड मैप है। चुनाव से ठीक पहले के 90 दिन सबसे निर्णायक होते हैं। हमारी रणनीति 3 हिस्सों में बटी है। पहले 30 दिन सुलह, यानी जमीनी स्तर पर सामाजिक समूहों के बीच विश्वास बहाली। अगले 30 दिन वादा, यानी घर घर गारंटी जैसा एक ठोस कार्यक्रम जो लोगों की सीधी समस्याओं का समाधान दे। और आखिरी 30 दिन लामबंदी, यानी एक जबरदस्त डिजिटल और बूथ स्तरीय अभियान। सुलह, वादा और लामबंदी। लेकिन रणनीति तभी काम करती है जब उसे चलाने वाला सही हो। एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उसमें 4 खूबियां होनी चाहिए। 1 विकास योद्धा, जो स्थानीय रोजगार की बात करे। 1 ग्रासरूट जवान, जिसकी चौहान राजभर समाज में गहरी पैठ हो। 1 डिजिटल राइजर, जो व्हाट्सएप की लड़ाई लड़ सके। और 1 पार्टी का वफादार, जो नेतृत्व की सोच के साथ चले। और ये हमेशा याद रखना होगा कि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस जिम्मेदारी की शुरुआत है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि विश्वास मांगा चुनाव में जाता है, लेकिन कमाया शासन से जाता है। तो आखिर में कुछ ठोस और करने लायक सुझाव। उम्मीदवार का ऐलान 120 दिन पहले करें। अहम इलाकों में 5 छोटे दफ्तर खोलें। जो वोटर बाहर काम कर रहे हैं उनसे संपर्क साधें। 1500 स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाएं। और सबसे जरूरी, लोगों से उनकी अपनी भाषा भोजपुरी और स्थानीय बोली में बात करें, ताकि एक सीधा जुड़ाव बन सके। और हाँ, जब हम डेटा और व्हाट्सएप नेटवर्क की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी सामने आती है। किसी का भी डेटा, उनकी जानकारी, उनकी सहमति, ये एक पवित्र अमानत है। ये उनके सम्मानजनक जीवन का आधार है। डेटा का इस्तेमाल उनकी बेहतरी के लिए होना चाहिए, उनकी निजी जिंदगी में दाखिल होने के लिए नहीं। इसका हमेशा हमेशा ख्याल रखना होगा। तो हम इस विश्लेषण को एक अहम सवाल पर आकर रोक रहे हैं। अगर जीत का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि शासन करने का विश्वास हासिल करना है, तो वो सबसे पहला वादा कौन सा है जिसे पूरा किया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही सियासत को एक मकसद देता है, एक मकसद जो सत्ता से परे, सेवा से जुड़ा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।